वेयर ऑब्जेक्शन कम फ्रॉम, यानी जहां से हम सीखते हैं ना, तो वहीं से हमें ऑब्जेक्शंस आते हैं। जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो इस बिजनेस में जब आप भी नए होते हो और जब आप किसी फील्ड में नया प्लान दिखा रहे होते हो तो दोनों ही नए होते हो, तो दोनों ही सीख रहे होते हो आप लोग। वैसे तो हम सभी अपनी पूरी लाइफ में जो है सीखते रहते हैं। कहते हैं ना कि हमें जीवन भर जो है एक छात्र यानी एक स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। तो हम जब सीखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे। ऑलवेज ट्राई टू ऑब्टेन ए पॉजिटिव रिजल्ट, हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी कोई कन्वर्सेशन हो तो वहां से आप एक पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेगा, और आप ऐसा ही कोशिश करें। क्योंकि जब आप बातों को सुनेंगे समझेंगे तो आप उसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, और आपको हमेशा हमेशा मैं कहूंगी, अगर वो सामने वाला बंदा जेन्युइन बंदा है और आप उसके सही रीजन तक पहुंच गए तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। यू मस्ट रिमेन क्लाम, कंपोस्ट एंड मस्ट नॉट रिएक्ट, यानी जब आपके सामने ऑब्जेक्शंस आ रहे हो तो आप उसे सुने, आराम से रहें, सुने, कोई फेशियल एक्सप्रेशन ना दे, बीच में कभी ना बोले, और अपने माइंड में उसकी बातों को सुनते हुए आप उसका आंसर क्या देंगे उसको कंपोज करते रहे। जैसा एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगी कि आप सभी महात्मा गांधी जी को जानते हैं, जो कि हमारे राष्ट्रपिता है। उनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, मतलब वो फ्लुएंटली जो है अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। तो इस दौरान क्या होता था कि जब भी उनसे कोई अंग्रेज बात करता तो वो अपने दिमाग में पहले एक सेंटेंस बनाते थे। हम भी जनरली ऐसा ही करते हैं, है ना। जब हमसे हमारी आदत में नहीं होता कि कोई हमसे अंग्रेजी में कोई क्वेश्चन पूछ ले, एक दो बात अंग्रेजी में बोल दे, तो हम सोचते यार हम समझ तो जाते कि वो कहना क्या चाह रहा है, लेकिन हम उसका जवाब उसी लैंग्वेज में नहीं दे पाते, तो हम अपने दिमाग में सोचते रहते कि मैं इसको क्या सेंटेंस बना के बोलूं। तो वैसा कंपोज माइंड हमेशा आपको रखना चाहिए, और रिएक्ट नहीं करना है हमें वहां पे। हमें क्या करना है, उसकी बातों को आराम से सुनना है। ऑब्जेक्शंस ऑफन कम फ्रॉम मिसकंसेप्शन, गेट टू द रियल इशू, यानी हमेशा जब भी कोई सवाल आएगा या ऑब्जेक्शन आएगा तो उसके पीछे आप देखोगे कि जरूर कोई ना कोई एक गलत फहमी होगी, या तो उस व्यक्ति को उस चीज के बारे में सही से पता नहीं होगा, आधी अधूरी जानकारी होगी, इसीलिए ऑब्जेक्शन आएगा। यदि आपको किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी हो तो क्या कभी कोई ऑब्जेक्शन होगा? होगा नहीं। हमारा सबका जवाब यही आएगा कि नहीं, अगर हमें किसी के बारे में पूरी जानकारी है तो हमारा कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा उसके बारे में। फिर बात करते हैं गेट टू द रियल इशू, यानी ऑब्जेक्शंस के थ्रू जो है हम असली कारण तक पहुंच सकते हैं। असली कारण जैसे उस सामने वाले बंदे को ऐसा क्यों लगता है, कुछ जैसे इश्यूज में आप लेके चलती हूँ कि जैसे प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ये लगभग सभी के सामने आता है, और जब ये क्वेश्चन आता है ना तो सबके चेहरे खिल उठते हैं, हाँ हाँ ये क्वेश्चन तो हमारे सामने आता है, और इसका जवाब मिल जाएगा आज। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी को आज जवाब मिलेगा। तो हम इस तरह से क्या होता है कि जब हम उससे बात ऑब्जेक्शन हमारे सामने आते हैं तो हम रियल इशू तक पहुंचते हैं। हमें पता चलता है कि असली कारण क्या है कि ये बंदा इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। हमारा योर जॉब इज नॉट टू कन्विंस देम, मतलब हमारा काम उनको कन्विंस करना नहीं है, उनको एडुकेट करना है कि हमारा सिस्टम क्या है, और सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देना है, और उनकी मदद करना है कि वो एक सही डिसीजन पर पहुंच पाए। करना ना करना उनका डिसीजन होगा, लास्ट डिसीजन हमेशा आपके प्रोस्पेक्ट का होगा। लेकिन हम ऑब्जेक्शन हैंडल करके उनको कन्विंस नहीं करते हैं, उनको एडुकेट करते हैं हमारे सिस्टम के बारे में, हमारा सिस्टम क्या है उसके बारे में सही जानकारी देते हैं, जो कि 95% लोगों को होती ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, मेरे मामा के चाचा के लड़के ने करके देखा, उसको तो कुछ नहीं आया। लेकिन जब आप उससे पूछोगे ना कि उसने किया क्या था, कौन सी कंपनी थी, अरे वो कोई बाहर की कंपनी थी, वो हमेशा ऐसे ही बोलेंगे। कभी भी कंपनी का नाम भी उनको याद नहीं होगा, प्लान तो पूछना ही मत, कभी याद नहीं होगा। प्रोडक्ट्स क्या थे, अरे यही थे, कोई दवाइयां उवाइयां थी, हमेशा उनके जवाब ऐसे रहेंगे। तो जब आप उनको उनके ऑब्जेक्शंस को सुनेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप उनको वहां पे कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जनरली हमें यूं लगता है कि यार हमें कन्विंस करना पड़ेगा किसी को, हमें कन्विंस करना आता नहीं है, लेकिन हमारा काम यहाँ पे कन्विंस करना नहीं है, हमारा काम है सही सूचना को सही व्यक्ति तक पहुंचाना, ताकि वो एक सही डिसीजन ले सके। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस, यानी अगर मैं बात करूं कि हमारे ग्रेट बाली सर भी तो यही बात कहते हैं, उनकी भी तो एक यही टैगलाइन है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो यहाँ पे अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें जो है सक्सेस की चाबी कहाँ से मिलेगी,
हमारी तैयारी से। तो सफलता उन्हीं को मिलेगी दोस्तों जिनकी तैयारी अच्छी होगी और जो आज वाकई में तैयार होके बैठे हैं कि आज तो हम इससे सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख के जाएंगे और फिर कल फील्ड में उतर के अपने सारे जो है प्लान इतने धमाकेदार दिखाएंगे कि कोई ऑब्जेक्शन रहेगा ही नहीं सामने वाले का। तो सफलता की तैयारी कर लीजिए दोस्तों। स्टेप 1 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। यानी जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको ध्यान से सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। यानी आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि वो किस पर्पज से कह सकता है। इसका मैं एक ये चीज बोल सकती हूँ कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से डील करें तो अपने आप को एज अ वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर ना समझ के अपने आप को उस प्रोस्पेक्ट की जगह रख के देखिए कि सपोज दैट आज अगर आपसे कोई कहता कि भाई तू ज्वाइन कर ले और इतने का सामान ले ले, क्या आप कर पाते? नहीं। आपके दिमाग में भी क्वेश्चंस आता है, यार मैं क्यों लूँ ये प्रोडक्ट्स, मैं क्यों करूँ ज्वाइन? तो ये क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसके दिमाग में भी आएंगे, सीधी सी बात है। तो हमेशा क्या करना है? हमें सुनना है, सुनने पे गौर करना है। जब आप सुनोगे तो समस्या को सुनोगे, साथ में उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है? क्वेश्चन एंड रिफ्रेज, यानी तकिया लगाना और उसको आरामदायक फील करवाना। क्वेश्चन का मतलब होता है तकिया, लेकिन यहाँ पे आपको अपने प्रोस्पेक्ट को तकिया लगा के सुलाना नहीं है, उसको आरामदायक फील करवाना है, यानी उसको कंफर्ट फील करवाना है। तभी तो आप जो रिफ्रेश है, ये एक शब्द है, इसका मैं मीनिंग आपको समझाना चाहूंगी कि रिफ्रेश क्या है। रिफ्रेश मतलब सामने वाले की जो बात थी उसी बात को आपको अपने शब्दों में दोहराना है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी यहाँ पे। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि ये बिजनेस जो है करने के लिए मेरे माताजी, पिताजी या मेरी वाइफ मुझे जो है इजाजत नहीं देंगे, ये उनको पसंद नहीं आएगा या वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वहां पे हमें कुछ इस तरह से बिहेव करना है, उसको आंसर कुछ इस तरह के में देना है कि मैं समझता हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दरअसल शुरू शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन जब हमने इसको ज्वाइन किया और इसके प्रोडक्ट्स को यूज किया तो हम हैरान थे इसके प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को देख के। और फिर धीरे धीरे जब इसके बिजनेस प्लान को समझा तब हम और भी हैरान हो गए कि अरे वाह, इतना अच्छा भी कोई अर्निंग सिस्टम है, इतनी अच्छी भी कोई अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों उनको आरामदायक फील करवा के उनका जो मैसेज है उसको अपनी लैंग्वेज में उन तक वापस पहुंचाना है। यानी हर हाल में जो है रिजल्ट जो है वो आपके हक में आए। फिर स्टेप 3 क्या है? पीलिंग द ओनियन, यानी प्याज छीलना। वहां साथ में प्याज लेके मत जाइएगा कि प्याज छीलने बैठते हैं या भाई साहब आपके घर में प्याज है तो ले आओ छील लेते हैं। नहीं दोस्तों, पीलिंग द ओनियन का मतलब है परत दर परत उतारना। यानी आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके मन में क्या क्या जो है मिसकंसेप्शन, जैसे अभी हमने बात किया था कि कोई भी जब भी ऑब्जेक्शन आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई गलतफहमी होती है, यानी उनको कोई गलत जानकारी होती है। तो वो गलत जानकारी आपको कैसे पता चलेगी? जब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछोगे उनसे, तभी तो उनको जानकारी मिलेगी। सपोज दैट आगे हम इसके बारे में एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो 4th स्टेप क्या है? फील, फेल्ट और फाउंड। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से हमें फील करना है, उसको महसूस करवाना, और लास्ट में हमें वो जो रिजल्ट चाहिए वो हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? स्टेप 5 क्या है? रिकन्फर्म एंड आस्क फॉर कमिटमेंट। आगे चलते हैं दोस्तों। लिसनिंग, पुशिंग एंड रिफ्रेजिंग। इसके बारे में क्या है कि लिसन केयरफुली टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्शन, कीप योर आईज, ईयर्स एंड माइंड, डू नॉट प्रीजज और इंटरप्रेट। इस दौरान हमें ध्यान रखना है कि जब हम सुन रहे हैं तो हमें जैसा कि कल रूबी मैम की जिन्होंने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, परसों रूबी मैम का जिन्होंने सेशन अटेंड किया था वाई टू डू, उसमें एक पॉइंट था कि हाउ टू बिल्ड अ नेटवर्क, या ना बिग नेटवर्क जो है हम कैसे बना सकते हैं। तो वहां पे एक पॉइंट था दोस्तों, वो पॉइंट ये था कि आप जब भी किसी मीटिंग और ट्रेनिंग सेमिनार्स में जाएं तो आप हेड नोडिंग करें, जोर से ताली बजाएं, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेना चाहती हूँ कि बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रहनी चाहिए दोस्तों। जब आप उनको सुन रहे हैं आप अपनी आंखें खुली रखें, ऐसा नहीं हो कि आप अपना मोबाइल चला रहे हो या आपका ध्यान कहीं और है या आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है कि नहीं ये जो सामने वाला कह रहा है ये तो सब गलत है, मैं देखो अभी इसको बताता हूँ कि क्या जवाब देना है। हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें अपने आप को शांत रख के
और उसकी बातों को समझना है, सुनना है, उस जो भी उनका ऑब्जेक्शन हो, और हमें प्रीजज नहीं करना कि यार ये सब बंदा ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, जब कोई अपनी बात कह रहा हो तो उसको बीच में कभी ना टोके। ये आपके लिए ही है दोस्तों। जब आप ऐसा करेंगे कि वो अपनी बात बता रहे हैं और आपने बीच में टोक दिया, है ना, तो सपोज दैट जब आप उनको जवाब दे रहे होंगे उसके ऑब्जेक्शन का, तो वो भी तो बीच में टोकेगा, है ना दोस्तों। मुझे पता है आप सभी का जवाब हाँ होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना है, समझना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को एकदम पॉजिटिव वे में रखना है। क्वेश्चन का मतलब मैंने आपको बताया कि उनको हमें बिलीव फील करवाना है, उनको विश्वास दिलाना है कि हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं। डू नॉट एग्री और डिसएग्री, यानी आपको उनको जो है ये एहसास करवाना है कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं कहना कि नहीं मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, या ये भी नहीं कहना हाँ बिल्कुल आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि कोई आपका प्रोस्पेक्ट आपको ये बोले कि मेरी पत्नी या पिताजी या जो मेरे भाई हैं या जो मेरी मदर है वो इसके लिए राजी नहीं होंगे, तो आपको वहां पे ये नहीं कहना है कि हाँ मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, मतलब हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये नहीं बोलना है। या ये नहीं कहना है कि नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता। इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। उनको ये विश्वास दिलाना है कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं। तो आपको क्या कहना है कि मैं समझता हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दरअसल में शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। यानी वहां पे उस बंदे को लगेगा कि हाँ कोई तो बात है, सबको ऐसा ही लगता है, लेकिन बाद में आगे क्या हुआ वो जानने की कोशिश करेगा। रिफ्रेश का मतलब है रिफ्रेश देयर स्टेटमेंट इन योर वर्ड्स इन द फॉर्म इफ क्वेश्चंस। तो आप जो है उनका जो स्टेटमेंट है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आप अपने शब्दों में उनका मैसेज उन्हीं को ट्रांसफर कीजिए। जैसे कि उनसे पूछिए कि सर आपको प्रोडक्ट्स कैसे महंगे लगे, क्या आप मुझे ये समझा पाएंगे। तो वो उनके अंदर जो भी नॉलेज होगा वो आपको ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से हम पहले 2 स्टेप जो है क्लियर कर लेते हैं। फिर आगे चलते हैं पीलिंग द ओनियन एंड रिस्पॉन्डिंग। पीलिंग द ओनियन मतलब आप कैसे पढ़ते दर पढ़ते उतार सकते हो कि बंदे के सारे अगर ऑब्जेक्शंस जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसके सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हो चुके हैं, तो आप उनसे पूछे जैसे उसका प्राइस हाई का है या कुछ और रीजंस है, समय का इशू है, तो आप उनसे पूछिए 3 सवाल आप उनसे पूछिए कि अपार्ट फ्रॉम दैट इज देयर एनी अदर रीजन, कि यदि आपने मुझे जो ये 4-5 रीजन दिए अपने कि आप इस बिजनेस को क्यों नहीं देख सकते या क्यों नहीं कर सकते, क्या उसके अलावा और कोई रीजन है, तो वो बोलेगा नहीं। तो अगर आप फिर उनसे नेक्स्ट स्टेप पे चलिए कि इफ प्राइस वाज नॉट ए प्रॉब्लम वुड यू बाय इट, कि यदि आपके लिए जो प्रोडक्ट्स की प्राइस है ये समस्या नहीं है, तो क्या आप इसको खरीदना पसंद करेंगे या आप इसको खरीदेंगे। तो वो बोलेगा कि हाँ। प्राइस जैसे आप उनको कंपेयर करके बता दोगे कि हमें इतने ऑफर्स यहाँ पे मिलते हैं, 4 महीने बाद हमें 2500 का वाउचर मिलता है, तो जितने भी बेनिफिट कंज्यूमर बेनिफिट वेस्टीज हमें देता है वो आप जब उनको बता देते हैं तो उनका प्राइस इशू तो हमेशा खत्म हो जाता है दोस्तों। अगर आपका नॉलेज अच्छा होगा ना तो आपके ऑब्जेक्शन धीरे धीरे फील्ड में कम हो जाएंगे। और ये कम कैसे होंगे, जब आप अपने आप को एजुकेट करेंगे। तो यदि आप उनको वेस्टीज के सारे ऑफर्स के बारे में बता देते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब देखिए अगर प्राइस आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या अब आप खरीदना पसंद करेंगे, तो वो बंदा बोलेगा हाँ बिल्कुल। फिर नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, इज देयर एनी अदर रीजन वुड यू व्हाई यू वुड नॉट ज्वाइन। आप उनसे पूछ सकते हो क्या इनके अलावा और कोई रीजन है जो आप इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते या आप इसके जो है लॉयल कस्टमर नहीं बनना चाहते। तो वो कहेगा नहीं इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। अगर प्राइस ही मेरा आपका इशू है, अगर वो इशू ही ना रहे या इसके अलावा जो आपने मुझे रीजन बताए, ये रीजंस कि मेरे पास समय नहीं है या मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे या मैं जो है जो जॉब कर रहा हूँ वो जो जॉब कर रहा हूँ उस जॉब के साथ मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता, तो ये इश्यूज के खत्म करने के बाद क्या आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। तब आप उनके रियल ऑब्जेक्शंस तक पहुंचोगे जब सारी चीजें आप क्लियर कर लोगे, उनके सारे ऑब्जेक्शंस सुन लोगे और आप
पीलिंग द ओनियन वाले स्टेप पे आओगे कि उनसे ये 3 क्वेश्चन पूछने के बाद तो आपको वाकई में जो है आपका रियल ऑब्जेक्शन मिलेगा कि उनको आखिर दिक्कत क्या थी। यानी जो कई बार क्या होता है कि जब भी आप प्लान दिखाने जाते हो तो प्रोस्पेक्ट किस माइंडसेट से आया है ये आपको भी नहीं पता होता। हो सकता है उसका अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो बस घर से इसलिए निकल गया, आपके बुलाने पे इसलिए आ गया कि वो भाई अपनी वाइफ से थोड़ी देर दूर रहे तो उसके दिमाग को शांति मिलेगी। तो कई बार उनका वहां पे वो प्रॉपर माइंडसेट के साथ नहीं आते हैं, वो किसी और या अदर मेंटल स्टेट में होते हैं। तो आप वो उस टाइम वो चीज जो है शेयर नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप पीलिंग द ओनियन करोगे तो धीरे धीरे हो सकता है वो अपना रियल इशू आपको शेयर कर ले। फील फेल्ट फाउंड, नेक्स्ट हमारा स्टेप है फील फेल्ट फाउंड। जैसे आई नो हाउ यू फील, यानी जैसे मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आई फेल्ट द सेम वे, मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था शुरुआत में। बट वॉट आई फाउंड वाज, यानी पर जैसे मेरे को मिला क्या, जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी लिया उसी को मैं दोबारा लेना चाहूंगी ताकि आप इजी वे में समझ पाए। जैसे कि अगर कोई आपका प्रोस्पेक्ट कहता है कि मैडम या सर मुझे लगता है कि मेरे घर वाले इस बिजनेस के लिए राजी नहीं होंगे, वो मुझे परमिशन नहीं देंगे, तो आप उनको बोल सकते हैं कि देखिए 2 वे हो सकते हैं। एक कि भाई साहब अगर आपको बिजनेस जो मैंने बताया है अभी शुरुआत में हो सकता है आपको कुछ इसका 30-40% ही समझ आया हो, जब आप घर जाके इसको बताओगे तो वो भी 10% हो जाएगा, तो उनको अभी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज आप उनको मत बताइए, आप मेरे थ्रू इसके बारे में उनको जानकारी दीजिए। एक तो इसका ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है जो कि हमेशा हमें देना चाहिए जवाब कि फील फेल्ट फाउंड को ध्यान में रखते हुए कि मैं समझता हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन जब मैंने इसको ज्वाइन किया, इसके प्रोडक्ट्स खरीद के अपने घर लेके गया और मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए, अपने घर वालों को प्रोडक्ट्स यूज करवाए, तो वो इसकी जो क्वालिटी है उससे बहुत प्रभावित हुए थे। यानी सपोज दैट जब आप अपने किसी प्रोस्पेक्ट को फूड सप्लीमेंट्स देते हो या किसी को फेयरनेस क्रीम या नाइट क्रीम दी और उसको झाड़ियों में जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो अब उसके लिए ना प्राइस मायने नहीं रखेगी, अब उसके लिए क्या मायने रखेगा कि उसके रिजल्ट अच्छा लगेगा। अगर रिजल्ट अच्छा होगा ना तो दोस्तों मैं कहती हूँ दुनिया का हर बंदा पैसा खर्च करने के लिए तैयार होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उनके घर में प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं। तो जब प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता और के बारे में जब बात होगी, फैमिली वाले यूज कर लेंगे, तब उनको बिजनेस प्लान के बारे में अपने अपलाइन के साथ बताइए। यदि आप खुद तैयार है तो उनकी फैमिली के साथ, यानी जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं और उसके घर जाते हैं, बजाय अपनी किसी वर्किंग प्लेस पे बुलाने के, जब आप उनके घर जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा आप पूरी फैमिली को वहां पे इकट्ठा करके और प्लान दिखा पाए, ताकि एट द सेम वे जो आप कन्वे कर रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट को, वही चीजें सेम चीजें उनकी फैमिली को कन्वे हो पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है हम बताते 100% है, उसमें से 70% जो है हमारे प्रोस्पेक्ट को समझ आता है, उसमें से भी वो घर जाता है तब तक उसके दिमाग में 30% ही रहता है। किसी का माइक ऑन है आई थिंक। रहकर हमें जो है ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें फील करना है कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और हमें सेम वे में उसको महसूस भी कराना है कि जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम कैसा महसूस करते हैं, और लास्ट में आपको जो है आप अपने मेन एम पे पहुंच जाएंगे।